नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली बार देखा था 2017 का ये जो पेपर हुआ था, 2017 वाला। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 2015 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसके जस्ट बाद ही हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, कई सारे हैं। तो फटाफट जो है आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये जो वीडियो है। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य में भेद किया था तो किसने किया था। तो जो वैधानिक संप्रभुता है और राजनीतिक संप्रभुता है, इसके मध्य में सबसे पहले भेद जो किया था वो किया था डाइफी महोदय ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये आपके एग्जाम में जो है बार बार जो है यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने किया था? डाइफी महोदय ने किया था। अब आइए हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से किसने कहा कि रक्त संबंध क्या करता है? समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो ये कहा था मैकाइवर महोदय ने। अगेन काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जो है भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है शीले महोदय। शीले महोदय हो गए, विलोबी महोदय हो गए। तो ये दो तीन लोग हैं जो कि जो ये भूभाग है उसको राज्य का एक आवश्यक तत्व ये लोग नहीं मानते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो आधुनिक अर्थ में सबसे प्रथम बार प्रयोग मैकियावेली महोदय ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मैकियावेली महोदय ने किया था। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित लेखकों में से कौन यह मानता है कि राजनीतिक जो विज्ञान है वो सरकार के अध्ययन से संबंधित है? तो वो मानते हैं शीले महोदय। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चनों को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर। राजनीति विज्ञान इतिहास व राजनीति के मध्य स्थिति है। ठीक है, किसके मध्य? इतिहास व राजनीति के मध्य में स्थिति है। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड ब्राइस महोदय ने। ठीक है, तो जहाँ भी इतिहास की बात आ जाए तो वहाँ पर आपको किसको? ब्राइस महोदय को यहाँ पर आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि निम्न में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, इनमें से तो क्षेत्र होता है, जनसंख्या होता है, सरकार होता है, संप्रभुता होती है। तो जो संप्रभुता होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्योंकि संप्रभुता ही है जो कि राज्य को क्या करती है कि सभी से अलग करती है। ये हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बोंडा ने किया था। ये भी कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। जन संप्रभुता की अवधारणा, तो जन संप्रभुता हो चाहे लोक संप्रभुता हो, तो इसकी अवधारणा किसने किया था? रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, जन संप्रभुता या फिर लोकप्रिय संप्रभुता। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि कौन विश्वास करता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है और यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है। तो ये किसने कहा था भाई? मार्क्स महोदय ने कहा था। ठीक है, कि राज्य सदैव ही क्या होती है? एक दमनकारी संस्था होती है। ये किसका कहना था? ये कहना था मार्क्स महोदय का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आर्थिक निर्धारण जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका प्रतिपादन मार्क्स महोदय ने किया था। ठीक है, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने किया था। ऐसे भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है, लेकिन इसका सिद्धांत उसमें किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है? तो ये मार्क्स महोदय ने किया है। ठीक है, आधार और अधिसंरचना का जो सिद्धांत है ये किसने किया था? तो ये मार्क्स महोदय ने ही किया था। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं, किसने सामाजिक समझौता की जो अवधारणा है उसको निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत से जोड़ा है? तो वो हो जाएंगे हाफ महोदय। ठीक है, हाफ महोदय ने अपने सामाजिक समझौता को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ में जोड़ा है। तो अगेन काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये बात है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उनकी पुस्तक है एक लेवियाथन, जो कि 1691 में लिखी गई थी। निरंकुश संप्रभुता का जो है अवधारणा यहाँ पर प्रस्तुत किया था। लाक महोदय का देखा जाए तो लाक ने सीमित संप्रभुता की अवधारणा को यहाँ पर दिया था। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसने कहा कि जो अधिकतम समानता है वो स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि क्या है, अनिवार्य है? ये किसने कहा था? तो आर एच टोनी महोदय ने। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं कि किसने समानता को स्वतंत्रता का अनिवार्य तत्व माना है, या समानता स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं, और इसके जो समर्थक हैं वो आर एच टोनी महोदय हैं, लास्की महोदय हैं, ग्रीन महोदय हैं, रूसो महोदय हैं, मैक्स फर्सन महोदय हैं। ठीक है, ये दोनों क्या मानते हैं, कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। किसने लिखा कि जो प्रजातांत्रिक समानता है वो एक भयानक प्रपंच है? तो ये लिखा है बर्क महोदय ने। ठीक है, बर्क महोदय ने कहा कि जो प्रजातंत्रीय समानता है वो एक भयानक प्रपंच मात्र है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो किसने कहा था? ये कहा था बर्क महोदय ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, और यहाँ से देखते हैं कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ग्रीन महोदय ने कहा था। ग्रीन महोदय ने कहा था कि जो स्वतंत्रता है वो एक सकारात्मक वस्तु है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसने कहा कि जो नागरिक शास्त्र है अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था गार्नर महोदय ने। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था गार्नर महोदय ने। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, किसने कहा कि जो नागरिक शास्त्र है वो नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? तो नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, ये किसने कहा था? पुंतम बेकर महोदय ने कहा था। पुंतम बेकर महोदय। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये किसने कहा था? थ्रेसी मेकर महोदय ने कहा था। ठीक है, थ्रेसी मेकर महोदय ने कहा था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए, ये किसने कहा था? बहुत फेमस है, तो ये लास्की महोदय ने कहा था। ठीक है, कि समानता का मतलब क्या है कि सभी को पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया? तो बेंथम महोदय थे। बेंथम महोदय ने प्राकृतिक जो अधिकार था उसको जो है इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो बेंथम अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यानी कि जो हाफ लॉक और रूसो द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों का अवधारणा बताई गई थी उसको बेंथम ने क्या किया, एक सिरे से खारिज कर दिया। और जॉन लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, किसके किसके? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जॉन लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार कौन कौन से बताए हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हैं, इसको आप देखते जाइए। अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है भाई? तो राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। निम्न में कौन नौ वामपंथी विचारक है? तो नौ वामपंथी विचारक में इसमें मार्क्यूज हो जाएंगे। मार्क्यूज क्या हो जाएंगे? नौ वामपंथी इसमें विचारक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बुद्धिजीवियों के वर्चस्व का सिद्धांत, तो ये किया था ग्रामशी महोदय ने। ठीक है, किसने कहा किया था? ग्रामशी महोदय ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य कहा? ठीक है, अज्ञात साम्राज्य जैसा किसने कहा? तो फाइनल महोदय ने कहा था। ठीक है, फाइनल महोदय ने क्या कहा? दबाव समूह एक अज्ञात साम्राज्य के जैसा है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग ये होता रहता है। तो इसमें काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं,
और एक बार आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। भारत में जो संरचनात्मक भेदभाव है, संरचनात्मक भेदभाव किससे संबंधित है, तो समानता के विचार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए, कौटिल्य समर्थक था, तो कौटिल्य भाई किसके समर्थक थे, राजतंत्र के समर्थक थे, राजतंत्र के समर्थक थे। उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था। मनु राज्य की उत्पत्ति का किस सिद्धांत के समर्थक थे, तो मनु जो है दैवीय सिद्धांत मानते थे, दैवीय सिद्धांत मानते थे। अगला देखेंगे, पब्लिक ओपिनियन, ये पुस्तक किसकी थी भाई, पब्लिक ओपिनियन ये थी लिपमैन की। ठीक है, लिपमैन की पुस्तक है ये। 1922 में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो वेरी सिंपल है, कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। किसमें, तो ये दास कैपिटल में किया गया। ठीक है, लेनिन की पुस्तक का नाम है स्टेट एंड रेवोल्यूशन। मार्क्स तथा लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में चीज़ें कुछ कही गई हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो वो आप जानते रहिए, बाकी और सब आप पढ़ते रहिएगा। चलिए, निम्न में से उदारवाद का जनक, तो उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है भाई, जॉन लॉक को कहा जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, तो जॉन लॉक ने जो अपनी उदारवाद की परिभाषा दी है या उदारवाद बताया है, उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर है। ठीक है, तो उदारवाद की कुछ विशेषताएं, मानवीय विवेक में आस्था रखता है, व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन मानता है। ठीक है, समाज और राज्य कृत्रिम संस्था मानता है, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करता है और लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है। तो ये जॉन लॉक का उदारवाद है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बना करके पूछ लेता है। कौटिल्य के द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया भाई, तो सप्तांग सिद्धांत का, जो कि मैंने पीछे ही आपको बताया, सप्तांग सिद्धांत किसका है, कौटिल्य का है। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, ये 7 आते हैं। निम्न में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है, तो इनमें से गलत सूचीबद्ध कौन किया गया है, लोकमत के अभिकरण में परिवार, प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन, इसमें जो है ये सारे के सारे जो है गलत सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, चलिए, कानून का सर्वाधिक जो स्वीकृति सिद्धांत है वो है भाई आदेशात्मक सिद्धांत। ठीक है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा होता है, वो होता है आदेशात्मक सिद्धांत। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रचलित हुआ, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये जो है काफ़ी प्रचलित हुआ। ठीक है, क्योंकि उस समय जो हाफ लाख रूसो थे ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही थे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उस समय यही फेमस था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, देखेंगे कि यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले, तो ये किसने कहा था, ये कहा था R.N. गिलक्राइस्ट महोदय ने। ठीक है, गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो इसमें अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, विघटन नहीं कर सकता, उसका कार्यकाल निश्चित होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। तो ये सारी कुछ मेन पॉइंट है। ए थियरी ऑफ जस्टिस जानते ही हैं, वेरी सिंपल है, जॉन राल्फ महोदय की है, 1971 ईस्वी में लिखी गई थी, तो आपको सारे भी याद रखना है। किसने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, तो ये कहा था शीले महोदय ने। ठीक है, किसने कहा था, शीले महोदय ने ये कहा था कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ठीक, चलिए, ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर्स ऑन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस में किया था संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये आपके पीजीटी में भी पूछा गया था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते हैं कई जगह। ठीक है, जितने भी एग्जाम आपको होंगे वो जरूर रिपीट करेगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था हम लोग देखते हैं, तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, तो इसमें जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होता है। ठीक है,
तो ये काफ़ी इसका मेन फीचर होता है संसदात्मक व्यवस्था का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कार्यपालिका का कार्यकाल जो होता है वो अनिश्चित होता है, कार्यकालिका का पालिका का जो गठन होता है वो व्यवस्थापिका से किया जाता है, और नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व होता है। ठीक है, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का ना साथ ना हो। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जे लास्की महोदय ने। ठीक है, लास्की महोदय ने कहा था। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा भाई कितने प्रकार की होती है? तो अहिंसा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, ये ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है जागृत अहिंसा, दूसरा है कायरों की अहिंसा, और तीसरा है औचित्यपूर्ण की अहिंसा। ठीक है, 3 प्रकार की अहिंसा के बारे में बताया है गांधी जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है तो वो है मूल्य प्रधान अध्ययन। ठीक है, मूल्य प्रधान अध्ययन ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, क्योंकि ये परंपरागत का है। ठीक है, तो वो अब जो है काफ़ी पीछे हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, और क्वेश्चन ये है कि यह किसने कहा है कि जो दलीय प्रणाली है वो किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। ठीक है, यंत्रवत, तो ये गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा था। ठीक है, दलीय प्रणाली के संबंध में किसने कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है उसका मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है वो कहा था एफ एल फुमा ने कहा था कि राष्ट्रवाद से होकर के ही अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग जाता है। यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ब्राइस महोदय ने कहा था। ठीक है, जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की क्या है? गतिशीलता है, ये ब्राइस महोदय ने कहा था। मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, ये किसने कहा था भाई? तो ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, बहुत ही फेमस है, लॉक महोदय ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? जॉन लॉक महोदय ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून सर्वमान्य एवं सार्वभौम है। लॉक कानून एवं स्वतंत्रता को क्या मानते थे भाई? पूरक मानते थे। और यह कथन किसने किसमें कहा था? तो सेकेंड ट्रीटी, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पीजीटी में देखने को मिले हैं। सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, उसमें जो है 6ठे अध्याय में कहा है। ठीक, फिलहाल बुक आता है, ध्यान में पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें किसने कहा था? सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट वाले बुक में कहा था। ठीक है, चलिए, समाजवादी विचारधारा का संबंध किससे है? तो समाजवादी जो विचारधारा है वो आर्थिक समानता से है। ठीक है, किससे है? आर्थिक समानता से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गीता बोध, गीता बोध ये किसने लिखा था भाई? तो गीता बोध जो लिखा था वो महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने। चलिए, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सप्तांग सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था से है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था से, जिसमें 7 अंग आपके बताए गए हैं राज्य के। कौन इसमें इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? स्वतंत्रता अपने आप में क्या कर सकती है? कलह कर सकती है, ये किसने कहा था? ये बारकर महोदय ने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे, निम्न में से किसने घोषित किया कि न्याय क्या है? औचित्यपूर्णता है। न्याय औचित्यपूर्णता है, ये किसने कहा था? राल्फ महोदय ने कहा था। राल्फ की एक बुक बहुत फेमस है, ए ऑफ जस्टिस। ठीक है, कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह संगोष्ठी करते हैं, लॉबी बनाते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो दबाव समूह वाले चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ था? तो अमेरिका से हुआ था, आपको यहाँ ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे कि हाँ, कहाँ पहुँच गए भाई? चलो, ये यहाँ से ठीक। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? राजनीतिक दल, तो ये बर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, राजनीतिक दल की परिभाषा एडमेंट बर्ग ने सबसे पहले दी थी। और किसी लोकतंत्र में जो मीडिया है उसकी महत्ता को भी प्रतिपादित करने के लिए प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वाली परिभाषा भी सबसे पहले किसने दी थी? एडमंड बर्ग महोदय ने ही दी थी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? तो औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव। ठीक है,
ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, ये किसकी रचना है? तो एंगल्स की रचना है, ठीक है, एंजल्स की है। ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट बहुत ही फेमस है, जिसमें यह माना है कि इसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। और एंजल ने माना है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? पूंजीपतियों के रक्षार्थ हुई है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है? तो भूमंडलीकरण का तात्पर्य है भाई कि विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव, ठीक है। चलिए, राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? तो सभी रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति और आर्थिक गतिविधियां, ये तीनों जो है सहायक हुई हैं। शक्ति भी है इसमें और नागरिकता भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो वो किया है एलन बॉल महोदय ने, ठीक है। किसने किया है? एलन बॉल महोदय ने किया है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब लड़ा? तो इसमें बी और सी दोनों सही हो जाए, क्योंकि 38 में भी और 39 में भी 2 बार लड़े थे, ठीक है। और 39 में गांधी जी के साथ मतभेद हो जाने पर कांग्रेस पद से इस्तीफा देती है और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 39 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था भाई? तो ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। बहुत ही फेमस है, 22 दिसंबर 1939 में, जब कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी भाई 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो नागरिकता भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करता है? तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाना हो या भाग 1 से संबंधित कानून बनाना हो, भाग 3 से संबंधित कानून बनाना हो, तो वो सब कौन बनाती है? उसका अधिकार संसद को है, ठीक है। संसद के पास ये पूरा अधिकार है कि नागरिकता संबंधी वो कानून बनाए, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है भाई? तो ये करता है मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट। ये ध्यान में रखना है, गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व का दिशा निर्देशन है वो करते हैं, यानी कि किसको दिशा निर्देश करते हैं? तो राज्य को दिशा निर्देश करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 37 में क्या लिखा गया है कि राज्य में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके संबंध में क्या कहा गया है कि शासन में मूलभूत तत्व हैं और राज्य कानून बनाते समय इन तत्वों को नजरअंदाज नहीं करेगा। कॉलेजियम का संबंध किससे होता है? तो उच्चतम न्यायालय या तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, कॉलेजियम, ठीक है। इसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं और इसकी सिफारिश के आधार पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जो वित्त आयोग है अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या किया जाता है? वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वो होता है केंद्र राज्य के मध्य में राजस्व का बंटवारे का निर्धारण करना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर भारत का प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त हुआ वो कौन हुआ? तो ये सुकुमार सेन, ठीक है। इनका कार्यकाल कहाँ था? 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग की यहाँ पर व्याख्या की गई है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 167 मुख्यमंत्री के दायित्व, ठीक है, जो कि 53, 54 और 62 ये सभी सही हैं। 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के सॉरी सुमेलित है, ठीक है। 53, 54 ये 62 बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि 53 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है, 54 में राज्यपाल की शक्तियां हैं और 62 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री के दायित्व हैं राज्यपाल को जानकारी दे, ये वाला सही हो जाएगा भाई, थोड़ा उल्टा पड़ दिया, ठीक है। चलिए, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की, ठीक है। विधानसभा में बात कर रहा है, ठीक है। चलो, हाँ, तो संसद और विधानसभा दोनों याद रखना है, राज्यपाल की अनुमति से। निम्नांकित संसदीय समितियों में से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है?
तो ये है आश्वासन समिति, ठीक है। आश्वासन समिति ये वित्तीय समिति नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं। 12वीं अनुसूची यानी कि नगर पालिका, तो उसमें कुल 18 विषय हैं, ठीक है। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और पंचायत में कितने हैं? तो 29 विषय हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत में स्थानीय जो प्रशासन है उसके जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और अगर समिति पूछे तो वो हो जाएंगे बलवंत राय मेहता, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग। पंचायती राज पूछ रहा है, ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग ये काम करता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारीय आयोग केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु क्या किया था? सरकारिया, इनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, न्यायाधीश थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई? तो प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट द्वारा, जिसकी यह स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। 1966 में हुई थी, ठीक है। प्रशासनिक सुधार नंबर 1, ठीक है। चलिए इसका गठन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे भाई और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि न्यायिक सुधार, ठीक है। यहाँ पर भारत में न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है भाई? जनहित याचिका से, PIL, ठीक है। कोई भी PIL डाल दे तो न्यायपालिका जो है अपने स्वयं जो है उसका जांच कराएगी, इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। निम्नलिखित में किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद, तो ये हो जाएंगे भाई ग्रेनविले ऑस्टिन महोदय, ठीक है। ऑस्टिन महोदय ये भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में इन्होंने क्या किया है? परिभाषित किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, केसी व्हीलर ने क्या कहा है? अर्ध संघात्मक कहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में जो विधानसभा है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भाई? अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, ठीक है, विधानसभा की। और न्यूनतम कितनी होती है? 60 ही होती है। तो न्यूनतम भी आपको याद रखना है, अधिकतम भी याद रखना है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद होता है तो वो कौन सुलझाएगा भाई? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में ये नहीं आता है। अनुच्छेद 71। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो वो है विधान परिषद, ठीक है। विधान जो परिषद है उसे अगर विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे बनाया जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अस्थायी सदन है, ठीक है। चलिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भाई? तो 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इस समय जो है संघीय न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ भाई? 1990। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1990 में किया गया था। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया गया है। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू किया गया तो 1919 के एक्ट के द्वारा। और केंद्र में कब लागू किया गया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ भाई? तो ये हुआ 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, ठीक है। भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा और ये सारी पावर जो है किसके पास है? संसद के पास है कि वो करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग देखेंगे,
भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अस्पृश्यता का अंत कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो राज्यों का संघ कहाँ से होगा भाई? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से, क्योंकि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से आई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। निम्न में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? तो संजय मिश्रा अभी भी शायद लोकायुक्त हैं, बने हुए हैं। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, लोकायुक्त की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पहले वाले जो लोकायुक्त हुए इस समय संजय मिश्रा हैं। ये पहले की बात कर रहा है कि कौन कौन बने। चलिए। एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ राज्यपाल दिलवाता है। तो ध्यान में रखना है भाई, गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। किसने कहा है कि जो व्यवस्थापिका है वो जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? ठीक है, तो केसी व्हीलर महोदय ने कहा था। केसी व्हीलर महोदय ने। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन है? वो है अनुच्छेद 124। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन किया गया है। अब न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी हो गई है भाई? 34 हो गई है। अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। भारत के संविधान में किस एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन है? तो वो वर्णन है भैया किसमें? 10वें अनुच्छेद में। ठीक है, 10वें अनुच्छेद में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। तो भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? ठीक है, तो वो है संविधान का 21वां भाग, जो जम्मू कश्मीर के लिए है। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1968 में। 2-3 बार ये 4 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग परीक्षाओं में। पहली बार कब आया? तो 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जो है इसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। भारतीय जो संघ है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं भाई? तो कुल 11 सदस्य हो जाते हैं, अध्यक्ष सहित। ठीक है, निम्न से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 जो है, इसके तहत जो है विधान परिषद बनाया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि जो विधानसभा है, विधानसभा में इसके लिए विशेष बहुमत 2/3 से पारित कर दिया जाए तो बन जाएगा। 2/3 पारित कर दिया जाए तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जिला जज की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद के तहत है? तो 233। ठीक है, 233 में जिला जज की क्या होती है? नियुक्ति के बारे में बताया गया है भाई, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? इनके भाई राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, जेके गोखले। कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो वो करता है भाई लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोक लेखा में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी पार्टी का ही होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के अधिनियम द्वारा इसको बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, संसद के अधिनियम द्वारा इसको बढ़ाई जा सकती है सदस्यों की संख्या। जैसे कि पहले 30 और 1 था, अब जो है कितना 33 और 1 हो गया है, कुल मिलाकर के अब 34 हो गए हैं भाई। ठीक है, याद रखना है। चलिए, ओम बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? तो लोकपाल है। ठीक है, ओम बुड्समैन। ठीक है, इसका जो भारतीय है वो क्या है? उसको लोकपाल है। तो पहली बार 1968 में संसद में पेश किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है भाई? तो वो है अनुच्छेद 249। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 249। तो ये क्या करता है कि
राज्य सूची पर किसी विषय पर जो है क्या बना सकता है भाई, कानून बना सकता है, अगर राज्यसभा ऐसी शक्तियां प्रदान कर दे तब, और वो जो है 1 साल तक मान्य रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 368 ही है वो क्या है भाई, वो 368 संविधान संशोधन से है। लेकिन संविधान संशोधन के आधार पर ही तय होता है कि हमारा संविधान कठोर है या नम्य है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तो क्वेश्चन नंबर जो 112 है हमारा, वो पूछ रहा है कि भारत की जो शासन प्रणाली है संसदीय है, किंतु इस प्रणाली में एक ऐसा तत्व है जो बहुधा संसदीय प्रणाली में नहीं पाया जाता है। तो वो तत्व कौन सा है, तो वो तत्व है भाई संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च नहीं होता है, लेकिन भारत में ऐसी जो है सुविधा पाई जाती है कि संसद भी यहाँ पर सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम कितना देरी कर सकता है भैया, तो 14 दिन तक की देरी कर सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। उसके बाद अगर वो रोके रह गया तब भी उसको पारित मान लिया जाता है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम जो राज्यपाल थी भाई वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। इस समय कौन है, तो इस समय है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है, तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। और ये जो प्रक्रिया है भैया वो क्या है, वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। 1/4 सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर होनी चाहिए, 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए, और 2/3 से पारित होना चाहिए दोनों में। ठीक है, अगर हो गया तो राष्ट्रपति हट जाता है उसी दिन से। चलिए राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त हैं किस प्रकार के भाई, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इसको राज्यसभा को ही ये पूरे अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है भाई अनुच्छेद 324 में। ठीक है, अनुच्छेद 324 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ दिया गया है भाई, 4 में, और यहाँ पे अनुच्छेद 51 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, अब कुल मिलाकर के 11 हो गए। 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था, उसके द्वारा ऐड किया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल नहीं है, तो संवैधानिक उपचारों सर्व क्षमा। ठीक है, सर्व क्षमा जो है ये शामिल नहीं है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। चलिए 5 प्रकार के रिट यहाँ पर दिए गए हैं, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, और अधिकार परीक्षा है। भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है भाई, 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है। ठीक है, भाषाएं दी गई हैं, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 120 तक यहाँ पर समाप्त होता है। ये क्या था भाई, ये था हमारा 2015। ठीक है, 2015 का था, तो इस 2015 को भी हमने सॉल्व कर लिया, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे उसको भी हमने यहाँ अच्छी तरीके से देख लिया है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी रहेंगे, बट अंतर क्या रहेगा कि इस टाइप के आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, चूँकि यहाँ 120 दिया है, और 40 क्वेश्चन अब क्या हो जाएंगे, वो दूसरे हो जाएंगे, जीएस और प्लस करंट अफेयर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस टाइप के 80 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आपका यहाँ बढ़ जाएगा। बस अंतर इतना है, बाकी क्वेश्चन का जो लेवल है वो सब यही रहेगा। तो इसी टाइप से आपको जो है आगे तैयारी भी करनी है, आगे प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ से बताया जाएगा, और कुछ जल्द ही 1-2 दिन के अंदर 1-2 प्रैक्टिस सेट कर दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग रिवाइज करिए कि ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।